हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है साइटोलॉजी। अब जो बच्चे बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहे हैं और जो बच्चे हमारे ड्रॉपर हैं उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी हमें प्रॉपर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी का ये टॉपिक। और अपने इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा सेल थ्योरी एंड प्रोकैरियोटिक सेल। एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट नेम दे रखे हैं, स्पेशली जो साइटोलॉजी में साइंटिस्ट नेम दे रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जो साइंटिस्ट नेम मैंने कवर किया है जीएन रामाचंद्रन। जीएन रामाचंद्रन का नाम बायोकेमिस्ट्री में बहुत फेमस है। कोलेजन प्रोटीन का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था। रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बताया था। पहली लाइन है कि हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, बायो में भी हो सकता है कि कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने बताया था? जीएन रामाचंद्रन ने। पब्लिश्ड हुआ था नेचर में 1954 में। नेचर में 1954 में पब्लिश हुआ था कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ द अलाउड कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ द रामाचंद्रन प्लॉट। इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बताया था जिससे प्रोटीन के कन्फॉर्मेशन की एनालिसिस करी जा सकती है। तो ये दो पॉइंट यहाँ से कवर हुए। जब वो कैम्ब्रिज में अपनी पीएचडी कर रहे थे, यस, रामाचंद्रन ने अपनी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करी है, तो रामाचंद्रन की वहाँ मुलाकात हुई किससे? लाइनस पॉलिंग से। लाइनस पॉलिंग वही हैं जिन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। तो जब वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड के स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में वर्क कर रहे थे, तो रामाचंद्रन भी उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए और रामाचंद्रन ने फिर कोलेजन प्रोटीन के बारे में डिटेल में बताया है। While at Cambridge, Ramachandran met Linus Pauling and was deeply influenced by his publication on models of the alpha helix and beta seed structure that directed his attention to solving the structure of collagen। तो इस स्लाइड से दो बातें मैं याद रखनी है। कोलेजन प्रोटीन का स्ट्रक्चर ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है और लाइनस पॉलिंग से ये इन्फ्लुएंस हुए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में अब सेल के बारे में बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग अपने 9th-10th लेवल से पढ़ते चले आ रहे हैं, वही चीज़ें हैं। कुछ साइंटिस्ट नेम है। पहली लाइन क्या है सेल के बारे में? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सभी, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सबकी जो सबसे स्मॉल और बेसिक यूनिट है वो सेल है। इसी लेवल पे सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। सबसे पहले लाइव सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और हमें मालूम है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल के बारे में बताया था। लेकिन अगर क्वेश्चन जनरल है कि सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था, तो लाइव सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है और डेड सेल एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा। रॉबर्ट ब्राउन, हमें मालूम ही है कि इन्होंने बाद में न्यूक्लियस के बारे में बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल में सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल है, इन सब की डिटेल स्टडी बच्चों तभी पॉसिबल हो पाई जब डिस्कवरी किसकी हो गई? यस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल की स्टडी बहुत सिंपल हो गई। तो द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी साइटोलॉजी में, सेल की स्टडी में इंपॉर्टेंट है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्लाइड पे भी स्लाइडेन एंड स्वान के बारे में दिया गया है। स्लाइडेन एंड स्वान जिन्होंने सेल थ्योरी दी है। जो स्लाइडेन थे उनका पूरा नाम बच्चों याद रखना, ईयर याद रखना 1838। तो सोचो सेल के बारे में तो बहुत पहले ही हमें पता चल गया था। अभी अपन 2023 में वीडियो बना रहे हैं और 1838 में ही मैथियस स्लाइडेन, अ जर्मन बोटानिस्ट, examined a large number of plants and observed that
ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू। तो प्लांट सेल की स्टडी बोटानिस्ट ने करी थी 1838 में मैथियस स्लाइडेन ने, और फिर इन्हीं के साथ लगभग थियोडोर स्वान 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी करी डिफरेंट एनिमल सेल की और रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्वान ने ये बताया एनिमल सेल की स्टडी करके कि सेल के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उसी थिन मेम्ब्रेन को आजकल हम और आप क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्लाइडेन का नाम याद रखना, स्लाइडेन जर्मन बोटानिस्ट थे। थियोडोर स्वान 1839 ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे प्लांट सेल में, इधर एनिमल सेल में। He also concluded based on his studies on plant tissues that presence of cell wall is a unique character of the plant cell. Yes, MCQ नीट में जनरेट हो सकता है। प्लांट सेल में सेल वॉल के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया? आंसर इज मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन। On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that bodies of animal and plants are composed of cells and product of cell. किसने ये थ्योरी प्रपोज करी? स्लाइडेन एंड स्वान दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन स्वान ने ये थ्योरी प्रपोज करी कि चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों की बॉडी या तो सेल या सेल के प्रोडक्ट से बनी है। तो इस तरह से एनसीईआरटी बेस्ड हमें पढ़ना है। स्लाइडेन का कंसेप्ट, स्वान का कंसेप्ट, और स्वान ने एनिमल और प्लांट सेल या सेल के प्रोडक्ट से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म है, ये स्वान ने ये बात कही थी। नेक्स्ट बच्चों स्लाइड है, स्लाइडेन एंड स्वान दोनों ने कंबाइंड होकर के सेल थ्योरी को प्रपोज किया है। स्लाइडेन एंड स्वान व्हाट दे प्रपोज्ड? सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। जो क्वेश्चन नीट का जनरेट होने वाला है, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई स्लाइडेन एंड स्वान। इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? इस थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि इस थ्योरी ने इस बारे में बात ही नहीं करी कि सेल से सेल कैसे बनेगी। हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, इसके बारे में बात ही नहीं करी है। ये बात किसने करी है? रुडोल्फ वर्चोव। रुडोल्फ वर्चोव ने 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला रुडोल्फ वर्चोव का स्टेटमेंट है कि सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी। ये बात सेल थ्योरी में जो स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी उसमें ये बात नहीं कही गई थी, ये बात रुडोल्फ वर्चोव ने कही है। He modified the hypothesis of Slyden and Swan to give the cell theory a final shape। तो क्वेश्चन जनरेट हो सकता है नीट में कि सेल थ्योरी को दिया किसने था और सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया था? फाइनल शेप दिया था रुडोल्फ वर्चोव ने। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज all living organisms are composed of cells and product of cell, all cells arise from pre-existing cell। तो दो मेन कंपोनेंट है बच्चों सेल थ्योरी के। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो सेल के बने हैं या सेल के प्रोडक्ट के, और सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ये दो मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट, जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो आज तो हमें मालूम है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट है। उस समय स्टार्टिंग थी सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वाया कवर्ड नहीं है वो प्रोकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियस डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वाया कवर्ड है वो यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वाया कवर्ड नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में कवर्ड है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये कॉमन है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना।
Cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cells. Various chemical reactions occurs in it to keep the cell in its living state. Now the question can be framed in it. सेल का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए? आंसर इज साइटोप्लाज्म। आंसर इज साइटोप्लाज्म। यही वो मेन एरिना जहां सारी केमिकल एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट, बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, the Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane bound organelle. सिर्फ एक बात याद रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। यूकैरियोट में कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, उनके नेम क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस से सिंपल क्वेश्चन जो जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में राइबोसोम के बारे में है। राइबोसोम वो सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट में भी, और नॉन मेम्ब्रेनस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है और ये प्रेजेंट है यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में, लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, विद इन दी सेल, सेल के अंदर राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन दी साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन दी टू ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट है। तो राइबोसोम इन प्लेसेस पे भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को आप जानते हो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centriole or centrosome. Animal cell, यूकैरियोटिक एनिमल सेल में राइबोसोम के अलावा एक और सेल ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेनस है, उसका नाम है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, जो हेल्प करता है किस प्रोसेस में बच्चों? सेल डिवीजन। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एनिमल में सेल डिवीजन के लिए नॉन मेम्ब्रेनस कौन सा सेल ऑर्गेनल है, एंड वी टेक ऑन सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कितना साइज है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, while बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो सबसे स्मॉल सेल इस नेचर में माइकोप्लाज्मा की है जिसका साइज केवल 0.3 माइक्रोन। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है 3 to 5 माइक्रोन। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। मल्टी सेलुलर सेल में ह्यूमन आरबीसी में हमेशा ही बताता हूँ 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है। Cell also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, even irregular. I mean to say, सेल का अलग अलग शेप होता है, कई डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। हमारे लिए ये लाइन लेकिन इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ द सेल में वैरी विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म। जैसा सेल फंक्शन परफॉर्म करेंगी उस बेसिस पे सेल का शेप होगा। तो सेल का शेप जो है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। अलग अलग तरह की सेल्स है बच्चों। रेड ब्लड सेल्स राउंड भी है, बाइकॉनकेव भी है। WBC अमीबोइड है। कॉलुमनर एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो है। नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग है। ट्रैकीड इलोंगेटेड है। मीजोफिल राउंड एंड ओवल है। तो अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। वो प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियोइड है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। वो प्रोकैरियोट जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गा, बैक्टीरिया, PPLO इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स
are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. PPLO, that is Pleuropneumonia-like organism. Pleuropneumonia-like organism, PPLO. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. Prokaryotic cell eukaryotic cell से कहीं ज़्यादा फास्ट रैपिडली डिवाइड कर सकती हैं. They may vary greatly in shape and size. जैसे बैक्टीरिया के केस में, जब हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो कहते हैं बैक्टीरिया के बेसिकली ये मेन शेप है जो आपको याद रखना है. अगर बैसिलस है बैक्टीरिया तो बैसिलस मतलब रॉड शेप, कोकस मतलब स्फेरिकल, विब्रियो मतलब कॉमा शेप, स्पाइरिलियम है तो स्पाइरल है, स्पाइरिलियम है तो स्पाइरल है. तो ये बैक्टीरिया के शेप याद करने हैं. प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल है जो कि सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन को, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा. तो प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल है जो सेल मेम्ब्रेन को कवर करेगा. किसके पास सेल वॉल नहीं है? माइकोप्लाज्मा. दी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. साइटोप्लाज्म, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड एंड नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हम लोग कह रहे हैं. इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए मतलब जो मेन क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम के अलावा इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं. बायोटेक में इसी प्लाज्मिड का इस्तेमाल एज अ क्लोनिंग वेक्टर हम करते हैं. तो इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA is called plasmid. तो जो जीनोमिक डीएनए है वो सिंगल क्रोमोसोम है या सर्कुलर डीएनए हो सकता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम प्लाज्मिड कह रहे हैं वो ज़्यादातर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है. तो प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जो मेन डीएनए है, जो मेन क्रोमोसोम है वो सर्कुलर भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है. प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक टू सच बैक्टीरिया. वन सच कैरेक्टरिस्टिक इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. कोई भी बैक्टीरिया अगर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करता है, बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी प्लाज्मिड के डीएनए के कारण होती है. आई मीन टू से देयर आर सेवरल वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया. It is not due to the genomic DNA, it is due to the plasmid DNA. It is due to the plasmid DNA, like antibiotic resistance property of any bacteria. Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosome. Yes, पहले से हम कह रहे हैं कि यूकैरियोट में जो सेल ऑर्गेनल है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, प्रोकैरियोट में ये ऑर्गेनल प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ एक राइबोसोम है जो दोनों में प्रेजेंट है और दोनों में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम. प्रोकैरियोट में भी हम लोग आगे देखेंगे तो इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं. दूसरा, प्रोकैरियोट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है. इस फोल्डेड सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं मीजोसोम. जो प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर इसेंशियली इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो प्रोकैरियोट्स की सेल फोल्डिंग्स को मीजोसोम कहते हैं. प्रोकैरियोट्स के पास इंक्लूजन बॉडी है, आगे के लेक्चर में भी आएगा आज ही. ये देख लो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है. टिपिकल बैक्टीरियल सेल है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है. PPLO है 0.1 माइक्रोमीटर, वायरसेस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर. तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल में आप डिफरेंस देख सकते हो, NCERT का ही डायग्राम है ये. सो नेक्स्ट हेडिंग इज सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. प्रोकैरियोटिक सेल में जो कवरिंग है सेल के चारों तरफ की, उस कवरिंग के मॉडिफिकेशंस देखने हैं. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have chemically complex cell envelope.
The cell envelope consists of tightly bound 3 layers. First is outermost glycocalyx, second is cell wall and third is प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर हैं बैक्टीरिया में, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, सेल वॉल की लेयर और सेल मेम्ब्रेन की लेयर। लेट अस फर्स्ट सी दी ग्लाइकोकैलिक्स। Although each layer of the envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी। अलग अलग लेयर का, जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, सेल वॉल की लेयर है, सेल मेम्ब्रेन की लेयर है, सभी का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन सब एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है, दैट इज प्रोटेक्टिव यूनिट। Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the stains। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, हम लोग जानते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जब माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो स्टेनिंग एजेंट के साथ जो कलर दे रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव, जो कलर नहीं दे रहा है वो ग्राम नेगेटिव। तो 2 तरह के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब जो हम लोग कह रहे थे कि जो 3 लेयर हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, उनके बारे में देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है, जो सबसे बाहर की लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ये हो सकती है या तो स्लाइम लेयर या दूसरा कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 तरह का, ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 टाइप्स का, या तो स्लाइम लेयर या कैप्सूल। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम, while in other it may be thick and tough। बहुत थिक कवरिंग है, टफ कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है, देन यू विल से कैप्सूल। तो इसलिए कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी हम लोग पढ़ते हैं। और जो स्लाइम लेयर होती है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे जो दूसरी लेयर प्रेजेंट है, सेल वॉल, सेल वॉल ही बैक्टीरिया का शेप डिसाइड कर रही है। शेप ऑफ द सेल प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। तो बैक्टीरिया को बस्ट होने या कोलैप्स होने से कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती है? सेल वॉल। दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे नीचे की है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सभी सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। इंटरैक्ट कर रही है आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द यूकैरियोटिक सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसी है जैसी यूकैरियोटिक सेल में होती है। नेक्स्ट है मीजोसोम के बारे में, जो मैंने कहा था इनकी सेल मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग है उसी को हम मीजोसोम कहते हैं। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम which is formed by the extension of plasma membrane into the cell। तो ये बाहर सेल वॉल है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके फोल्डिंग से जो बन रही है वही मीजोसोम है। एक्सटेंशन हो सकते हैं वेसाइकल्स के फॉर्म में, टिब्यूल्स के फॉर्म में, लैमेली के फॉर्म में। सेल मेम्ब्रेन के जो एक्सटेंशंस हैं वो वेसाइकल के फॉर्म में, टिब्यूल के फॉर्म में, या प्रेजेंट हो सकते हैं लैमेली के फॉर्म में। और ये हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। मीजोसोम के क्या क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चन जनरेट हो चुका है नीट में। पहला फंक्शन हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। और इसके अलावा आपको मालूम है रिस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। मीजोसोम आर एनालोगस टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। मीजोसोम यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस हैं। रिस्पिरेशन में इसलिए हेल्प कर रहे हैं, सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, और सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे रहे हैं, और एंजाइमेटिक कंटेंट, और इनके पास एंजाइमेटिक कंटेंट भी है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन है। कुछ प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया के पास अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर विच कंटेन पिगमेंट्स। तो कुछ ऐसे हैं साइनोबैक्टीरिया जिनके पास अदर सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटोफोर। और मीजोसोम ज़्यादातर में प्रेजेंट है। तो साइनोबैक्टीरिया में हमें याद रखना है कि क्रोमैटोफोर प्रेजेंट है जिनमें पिगमेंट्स हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया
बैक्टीरियल सेल मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? फ्लैजला है, पिलाई है, फिम्ब्री है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया सेल के ऊपर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो मोटिलिटी है बैक्टीरिया की वो फ्लैजला के कारण ही होती है, तो अगर वो प्रेजेंट है, मोटाइल नहीं है, तो नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजला। डायरेक्ट एमसीक्यू जनरेट हो सकता है कि अगर फ्लैजला प्रेजेंट है तो क्या होगा? मोटाइल। तो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है, फ्लैजला किसका एक्सटेंशन है? सेल वॉल का। मीजोसोम किसका एक्सटेंशन था? सेल मेम्ब्रेन का। फ्लैजला। बैक्टीरिया सो आर रेंज इन देयर नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला, ठीक है। बैक्टीरियम फ्लैजलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। फ्लैजला के 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, और इसमें सबसे लॉन्ग पार्ट है फिलामेंट। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। फ्लैजला के अलावा पिलाई और फिम्ब्री भी है, पिलाई और फिम्ब्री भी है, लेकिन पिलाई और फिम्ब्री मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते। पिलाई और फिम्ब्री मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते। पिलाई एंड फिम्ब्री आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। नेक्स्ट, पिलाई जो है वो इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं, पिलाई। और फिम्ब्री जो है वो स्मॉल ब्रिसिल लाइक फाइबर है जो सेल से निकले होते हैं। तो स्मॉल ब्रिसिल लाइक फाइबर फिम्ब्री है, जो ट्यूबुलर बड़ा सा निकल रहा है वो क्या है? पिलाई है। और जो सेक्स पिलाई है वो कॉन्जुगेशन के समय सेक्स पिलाई काम आते हैं। In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to host tissue. कुछ बैक्टीरिया में देखा गया है कि जो फिम्ब्री है वो हेल्प करेगा बैक्टीरिया को किससे अटैच होने में? रॉक से, इन स्ट्रीम्स में। जहाँ वाटर करंट है, वाटर करंट में स्टोन से अगर अटैच होना है बैक्टीरिया को तो फिम्ब्री की हेल्प से अटैच होगा, और होस्ट टिश्यू से भी अटैच होने में कौन हेल्प करेगा? फिम्ब्री। पिलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आ रहा है, कॉन्जुगेशन के काम आ रहा है, और फ्लैजला मोटिलिटी के काम आ रहा है। एक ये डायग्राम आप देख सकते हो, लॉन्ग फ्लैजला प्रेजेंट है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसे पिलाई कह रहा है, और ब्रिसिल लाइक जो प्रेजेंट है दैट इज फिम्ब्री। तो बैक्टीरियल सेल में ये तीनों स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों राइबोसोम एंड इंक्लूजन्स बॉडी। राइबोसोम जो कि प्रेजेंट है प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। राइबोसोम्स क्या है? इन प्रोकैरियोट राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच रहते हैं। यूकैरियोट में हम लोगों ने देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and made of 2 subunit, 50 and 30S। ये 2 सब यूनिट है जो इसे मिलकर के बना रही है। लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है। Which present together form 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जब मैं अपने राइबोसोम का लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उस पर डिटेल में पढ़ाऊंगा। S स्ट्रेडबर्ग यूनिट 70S और 80S होता है, प्रोकैरियोट में 70S होता है और यूकैरियोट में 80S। तो 70S है प्रोकैरियोट में। राइबोसोमी साइट है बच्चों किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। बहुत सारे राइबोसोम सिंगल एमआरएनए से, बहुत सारे राइबोसोम सिंगल एमआरएनए से अटैच होकर के जो चेन बनाते हैं उसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट दी एमआरएनए प्रोटीन। तो अगर ये डायग्राम देखोगे आप, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का है, ये ब्लू कलर से जो ड्रॉ है ये राइबोसोम है। ऊपर की तरफ राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है, और ये जो बैक में चल रहा ब्लैक कलर का वो एमआरएनए है। 5' एंड से लेकर के 3' एंड पॉलीपेप्टाइड चेन ये फॉर्म हो रही है रेड कलर की, और इस तरह से कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गई। तो राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए के साथ मिलकर के पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है इंक्लूजन्स बॉडी। यूकैरियोटिक सेल में नहीं लेकिन प्रोकैरियोट में
साइटोप्लाज्म में ऐसी इंक्लूजन्स बॉडी होती हैं, तो रिजर्व मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल आप कह सकते हो। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इन इंक्लूजन बॉडी में अलग अलग फूड मटेरियल स्टोर होता है जो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। These are not bounded by any membrane system। ठीक है, प्रोकैरियोट तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन सिस्टम वैसा ही नहीं है। एंड लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, अलग अलग ग्रैन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, अलग अलग ग्रैन्यूल्स हमें साइटोप्लाज्म में दिखेंगे। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन। गैस वैक्यूल किसमें प्रेजेंट है? ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो गैस वैक्यूल प्रेजेंट है ब्लू ग्रीन में, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। डायग्राम आप देख सकते हो अब यहाँ पे कई सारे इंक्लूजन्स बॉडी हैं, इस तरह से इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड है, दैट मीन्स न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड। फ्लैजलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल की लेयर है, कैप्सुलेटेड है, कैप्सूल प्रेजेंट हो सकता है, या मैंने कहा था क्या प्रेजेंट होगा? स्लाइम लेयर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करूंगा। अपने कमेंट्स नीचे लिखिएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक करिएगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग और ऐसे वीडियो फिर बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।